तो कैसे हैं बेटा आप लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, जैसा कि देख सकते हो कि क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं आपकी डेट शीट आ गई है और आप लोग भी पढ़ाई के लिए एकदम सीरियस हो चुके होंगे। ठीक है। और आपको बेटा ये आप जो है सभी बच्चों को ख्वाहिश होती है कि अब हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप सिंपल पेपर, पीवाईक्यू और आंसर पेपर लगा रहे होंगे। ठीक है, उनको लगाते रहना है और साथ ही साथ बेटा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ऐसे ही कौन से क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और किन क्वेश्चंस को यानी कि उम्मीद है बेटा हर साल जैसे आप देख आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, इसी तरह आपके लिए भी इस साल की बेटा 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ गई है आपके लिए। पहले मैंने आज जो वीडियो बनाई इसमें मैं आपको टॉप क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सब बच्चे कॉपी पेन के साथ बैठ जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अपने आप से भी ट्राई करेंगे और उसका मैं सोल्यूशन भी आपको कराऊंगा, यानी कि विद सोल्यूशन आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा विद कॉपी पेन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है और शो करना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर ये है। और हम हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के लिए भी लाए हैं बेटा। हिंदी में दिया है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं तो भाई सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ क्रॉस है, यहाँ डॉट लगा हुआ है। तो कैसे प्रूफ होगा बेटा? आप सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चों को पता है कि बेटा एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई बेटा? मॉड में वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। इसको लेने से पहले मुझे को सब बच्चे ये बताइए, दो बातें आप सब बच्चे जानते होंगे। क्या जानते होंगे आप लोग? कि वेक्टर ए क्रॉस बी अगर करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी को करने पर हमारे पास ए बी साइन थीटा आता है। क्या आता है? ए बी साइन थीटा आता है। और वेक्टर ए डॉट बी करने पर आप जानते हैं ना दो तरह के मल्टीप्लाई होते हैं, एक वेक्टर एक डॉट। तो जब हम लोग डॉट करते हैं डॉट में तो ए बी कॉस थीटा आता है। तो ये सब आपको पता होगा कि क्रॉस में ए बी साइन थीटा होता है और डॉट में ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया है क्रॉस, तो बेटा ए क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बोलिए, हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा। क्या मिलेगा हमको? ए बी साइन थीटा। और स्क्वायर है तो आप जैसा जानते हैं इस पर क्या लगा दोगे? स्क्वायर लगा दोगे। अब इस स्क्वायर को हमें क्या करना है? अलग अलग कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग करने में। अलग अलग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि पहले ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ए बी साइन थीटा, फिर स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। अब जैसा कि बेटा हमें प्रूफ में चाहिए ए डॉट बी, और आप बताओ ए डॉट बी कब आता है? जब ए बी के साथ कॉस थीटा लगाओ। ध्यान दो बेटा, ए बी के साथ कॉस थीटा लगाओ तो हम उसको ए डॉट बी लगा सकते लिख सकते हैं। बट यहाँ ए बी के साथ तो साइन थीटा लगा हुआ है। तो आप बताओ साइन थीटा को मुझे कॉस थीटा में बनाना है, तो आप जानते हैं ना सब बच्चे की साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। अब हम लोगों ने क्या किया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हमको मिल गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप बताइए ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा बराबर किसके होता है? वेक्टर ए डॉट बी के। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट बी। आपको पता होना चाहिए कि ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है तो ए डॉट बी। तो ये बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये बराबर किसके आ गया? वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अगर हालांकि कुछ बुक में बेटा ध्यान दें, ये जो मैंने रिजल्ट प्रूव किया इसका नाम है, ये थ्योरम होती है, इसको कहते हैं लेग्रांजेस थ्योरम। कौन सी थ्योरम कहते हैं? लेग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, जो बच्चों को नहीं पता तो आप जान लीजिए कि इसको हम लोग लेग्रांजेस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो बेटा आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे रहेंगे और एक क्वेश्चन को नोट करते जरूर चलेंगे, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में और कौन सा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आ जाए, ठीक है, कौन बता सकता है? ठीक, हम बता सकते हैं भाई हमको, कि हमने पेपर बनाया नहीं, लेकिन बेटा क्या कहते हैं? अंदाजा, एक्सपीरियंस, समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। भाई ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी।
और वो है इंटीग्रेशन की एक बात। इंटीग्रेशन में आपने एक पढ़ा होगा सब बच्चों ने, स्पेशल फॉर्म। सभी लोगों को बेटा मैंने पढ़ाया रखा है। इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको मिल जाएगी स्पेशल फॉर्म। देखिए वहां पर लिखा हुआ है स्पेशल फॉर्म। आप पूरे, मैंने इस पे कई सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या होती है स्पेशल फॉर्म। ये हमने पढ़ाया था कि अगर ई की पावर एक्स दिया रहे, ठीक, ई की पावर एक्स कोई फंक्शन दिया है और आपको एक ब्रैकेट में दिया है एफ एक्स, और इसी का डेरिवेटिव दे दिया एफ डैश एक्स। याद करिए, थोड़ा बहुत याद आएगा आपको, ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया था, अगर e की पावर x के साथ ब्रैकेट में दो फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दे दिया, तो आंसर हमेशा e की पावर x होगा और एफ एक्स होगा, ठीक है। e की पावर x होगा और एफ एक्स होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है साइन एक्स, मैं यहाँ कॉस एक्स, तो ध्यान से देखो बेटा इधर कि ब्रैकेट e की पावर x दिया है, डन। और फिर ब्रैकेट को चेक करो कि ब्रैकेट में क्या साइन एक्स है, उसके साथ क्या कॉस एक्स दे दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो कॉस एक्स होता है, यानी ये एफ एक्स है और इसका एफ डैश एक्स है। तो आंसर में हमें क्या लेना है, हमें आंसर में e की पावर एक्स लेना है और एफ एक्स को लेना है। एफ एक्स बताओ इसमें से कौन है, साइन एक्स या कॉस एक्स? बेटा कॉस एक्स तो हमारा एफ डैश एक्स है ना, एफ एक्स तो एफ एक्स है, साइन एक्स हमारा एफ एक्स है, यानी यहाँ साइन एक्स है। चलो समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखना है इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। चलिए स्पेशल फॉर्म बेटा वो ध्यान रखनी है। तो यहाँ यहाँ आपको डायरेक्ट ये चीज बनती नहीं दिखेगी, इसमें तो डायरेक्ट मैंने बता दिया ना कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं बनता दिख रहा, तो सबसे पहले तो इसको मुझे इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए मुझे यहाँ फॉर्मूला यूज करना है। बदलने के लिए हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ यूज करना पड़ेगा साइन एक्स का फॉर्मूला। तो सब बच्चे जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मूला बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हो कि नहीं, 2 sin x cos x। आप लोग साइन 2x का फॉर्मूला जानते होंगे, 2 sin x cos x। और जब यहाँ 2 नहीं होता तो बताया था अपॉन में यहाँ लग जाता है, अपॉन में x के चला जाता है, x के अपॉन में चला जाता है। और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला तो बेटा आप लोगों ने इंटर में 50 से 60 बार पढ़ लिया होगा। इतनी बार मैंने बताया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक। अब लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत नो। और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लो भाई। इसको 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 है, इसको 2 कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, 1/2। 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos x से एक cos x कैंसिल हो गया, एक sin x बचा और नीचे cos स्क्वायर x था, तो एक cos x कैंसिल हुआ तो एक बचा, एक sin x अपॉन cos x बचा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2, ठीक। अब इस हमारे ब्रैकेट में देखिए बेटा आ गया e की पावर x 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan x बाई 2, ठीक। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखें कि अगर मैं tan x बाई 2 को fx मानूं, तो fx का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और एंगल एक्स वाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2। तो देखिए tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन ही तो दिया है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा, e की पावर x होगा और एफ एक्स होगा। एफ एक्स इसमें कौन सा है, एफ एक्स इसमें बेटा कौन सा फंक्शन है, tan x बाई 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा tan x बाई 2, ठीक, प्लस लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे प्लस सी। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या हुआ। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक। दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसके बाद आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिल जाएगा। आंसर में आपको फिर एफ एक्स को ई की पावर एक्स के साथ लगाकर आंसर लिख दिया। सबको क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कॉन्टिन्यूटी से, यानी कि सांत्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट 0 पर होगा, एक्स 1 जो होगा वो एक्स इक्वल टू 0 पर होगा। तो प्रूव करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी में क्या दिया है बेटा कि एक फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट 0 पर, 1 एक्स बार 0 पर, सिद्ध करो कि ये फंक्शन एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो हम लोग जानते हैं बेटा कोई भी फंक्शन सतत कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स, ये तीनों बराबर आ जाए तो उस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, सतत बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मुझे इसकी तीनों लिमिट लगानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो चलिए इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दें, से सब लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो बेटा x बराबर 0 पर सॉल्व कर रहे हैं ना, एट एक्स इक्वल टू 0। पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पर पहले हम लोग उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सब बच्चे बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। ठीक, अब वो x की वैल्यू लिख दो, किस x की वैल्यू पर निकाल रहे हो लिमिट, 0 पर, तो x की जगह 0 रख देंगे, हो जाएगा 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच कहाँ रखोगे, 0 माइनस एच बेटा देखो डज नॉट 0, x डज नॉट 0, जब डज नॉट 0 लगा है तो क्या बताया था, यही ग्रेटर देन 0 माना जाएगा, लेस देन 0। डज नॉट का मतलब क्या होता है, डज नॉट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है यानी कि बड़ी या छोटी है बट बराबर नहीं है। बड़ी हो सकती है यानी ग्रेटर देन हो सकती है, छोटी है यानी लेस देन हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो बराबर लेना ही नहीं हमें, हमें तो एलएचएल में क्या लिया जाता है, एलएचएल में लेस देन देखा जाता है। तो लेस देन तो इसी पर माने, यही लेस देन है यही ग्रेटर देन है। तो रख देंगे बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स में, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस एच, अपॉन में 0 माइनस एच। तो सब बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पर कि साइन 0 माइनस एच कितना होगा, माइनस का एच बचेगा, माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस का साइन एच और नीचे भी माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, बचा साइन एच अपॉन एच। और आप बेटा जानते हैं कि साइन एच अपॉन एच सब बच्चे ने पढ़ा है कि साइन के अगर जो एंगल में है वो वही अगर डिवाइड में आ गया, इधर ध्यान दें बेटा, अगर साइन के एंगल में एक्स है और अपॉन में भी एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, लिमिट अगर लगी 0, लिमिट लगी हो क्या 0, वही वहीं पे देख सकते हो, वही चीज यहाँ पर दी गई है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन एच अपॉन एच, लिमिट 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। बोलो समझ में आ गया सब बच्चों को, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई तो हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी क्या 1 आएगी। अब देखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट एल एच एल, आर एच एल, आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इसमें होता था एक्स माइनस एच, इसमें होता है एफ एक्स प्लस एच। ठीक, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 0 है, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच रख दो इस पर, फंक्शन पे, फंक्शन क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स की जगह रख दो 0 प्लस एच, अपॉन में 0 प्लस एच। अब बेटा 0 प्लस एच कितना होता है, 0 प्लस एच बेटा साइन एच ही होएगा, अपॉन में एच, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 हो गई थी इसी तरह यहाँ भी 1 हो गई। जब एल एच एल और आर एच एल बराबर आ जाए, सुनिए बेटा, जब एल एच एल आर एच एल इक्वल आ जाए तो फिर एफ एक्स चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक्स बराबर 0। बेटा एफ एक्स कहाँ देखा जाता है, जहाँ इक्वल लगाओ, इक्वल कहाँ लगा इधर, एफ एक्स की वैल्यू इक्वल 0 पर कितनी है 1। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा तो भी यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ एक्स तो लगा नहीं कि हम 0 रख पाए, तो एक्स तो है नहीं तो 1 ही आएगा। एफ 0 की वैल्यू भी 1 आ रही है, एल एच एल भी 1 आया, आर एच एल भी 1 आया। तो बेटा देख सकते हो यहाँ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स, जब तीनों इक्वल आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स क्या है कॉन्टिन्यूअस। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर आपको प्रूफ करना था ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें तीनों लिमिट निकाली, एल एच एल आर एच एल एफ एक्स, प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर, आगे बढ़े, बोलिए थम्स अप, आगे बढ़ते हैं। जो भी बेटा आपको डाउट हुआ करे इसको आप कमेंट में लिख दिया करिए कि ये क्वेश्चन सर हमें नहीं आया, तो उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के उसमें आराम से और समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिया है मैंने इंटीग्रेशन का। यस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया भाई, इंटीग्रेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले मैं लेट कर लेता हूँ कुछ भी, आई बराबर, क्वेश्चन है 0 से π/4 लिमिट दी गई है। क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे सब बच्चे, इस क्वेश्चन को करके देख कर ही आपके माइंड में क्या आता है। आपके माइंड में ये आया होगा कि कॉस से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि सही आया। कभी भी बेटा सब बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कभी भी बेटा अगर अपॉन में a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, या 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या कभी भी दोनों आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ जाए और साइन स्क्वायर एक्स भी आ जाए, तो हमेशा याद रखना है इन सब में
हमें कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना रहता है, डिवाइड करें या कॉमन करें, बात एक ही है। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया आपको कि क्या डिवाइड करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ तो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ तो कॉस की पावर 4 है। मतलब वही है कि कॉस की जो सबसे बड़ी पावर होगी उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ बताओ कॉस के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर नीचे 4, तो बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो कॉस की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक। ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो। तो बेटा सब बच्चे ध्यान से देखें, मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करें या कॉमन करें, बात एक ही है। तो मैं नीचे कॉस की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, और सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर देखिए, अगर हम कॉस की पावर 4 से कॉस की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये तो बचेगा 1, सीधी बात, वहां पर 1 आ जाएगा। लेकिन इधर देखिए साइन में से क्या कॉस की पावर 4 कॉमन होगी? बिल्कुल नहीं। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो उसके अपॉन में लिख देंगे, तो ये अपॉन में चला गया, ठीक, इंटू dx। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर दिया है साइन एक्स कॉस एक्स। और सब बच्चे इधर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सब बच्चे ध्यान से इधर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए बेटा, इधर कॉस एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कट जाएगा, बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। अब बताओ कितने कॉस एक्स बचे? आप कहोगे 4 थे, एक कट गया, कितना बचा? 3 बचा। ठीक है भाई, ब्रैकेट में बताओ क्या बचा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4x। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, इधर थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। कितने कॉस क्यूब एक्स हैं? आप बताइए, यहाँ नीचे कितने कॉस एक्स हैं? आप कहेंगे सर यहाँ 4, 3 है, एक तो कट गया ना, इसलिए 3 है। अगर मैं एक साइन एक्स और एक नीचे से कॉस एक्स ले लूँ, एक नीचे से कॉस एक्स ले लूँ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बोलो क्या बन जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अब बताइए 3 थे, एक मैंने ले लिया, बचे कितने कॉस एक्स? यहाँ पर 2, और 1 अपॉन में 2 कॉस एक्स बचा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बचा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। सभी को समझ में आ गया कि कॉस की पावर 3 थी, एक कॉस एक्स मैंने ले लिया, एक साइन एक्स ले लिया, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10। अब 3 थे, एक ले चुके थे, तो बचे 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा, उसको हमने क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। इसका काम खत्म, ब्रैकेट पे आओ, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 प्लस 10 की पावर 4x। बेटा 10 की पावर 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 ही तो आएगा। बोलिए कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ बताइए कि अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, बट आज सब बताए सब बच्चे कि 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या होता है? पावर का करते हैं, पावर आगे आ जाएगी 2 10x, और 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या 10x सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 10x सेक स्क्वायर एक्स नहीं मिल रहा हम लोगों को, यानी कि हमको इसको क्या मानना पड़ेगा? टी। हमको इसको क्या लेट करना पड़ेगा? टी। अब इसको मैं टी लेट कर लूंगा, ठीक। तो हमने क्या करना है? लेट स्टेप, अगला स्टेप में लेट 10 स्क्वायर एक्स बराबर टी। डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब जैसा कि बेटा यहाँ पर 2 10x सेक स्क्वायर एक्स तो चाहिए नहीं हमें, हमें तो सिर्फ 10x सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तो 2 तो हटाना पड़ेगा, 2 उधर भेज देंगे, तो 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10x सेक स्क्वायर एक्स, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt अपॉन 2 उधर चला गया डिवाइड में। तो अब ये क्वेश्चन बन गया i इज इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखेंगे 10x सेक स्क्वायर एक्स dx और 10x सेक स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली dt अपॉन 2, तो इसको dt अपॉन 2, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट को कहाँ लिखते हैं हमेशा? इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक। और ये नीचे 1 प्लस, ये बताइए 10 स्क्वायर एक्स को हमने क्या मान लिया? t, ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी लग जाएगा स्क्वायर, ठीक, इंटू dt, बन गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूला सबको पता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा याद रखना हो, tan इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे? टी, कि हम लोगों ने इसको टी मान लिया, ठीक। अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी बराबर क्या माना था? tan स्क्वायर एक्स। यहाँ टी की जगह क्या रख दूं? यहाँ टी की जगह बेटा क्या रख दोगे? tan स्क्वायर एक्स, ठीक। लिमिट 0 से π/4। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि 10 से 10 हटा देते हैं, कहते हैं सर 10 से 10 कैंसिल हो गया, वो ठीक है, वो कैंसिल होगा, बट कब? जब स्क्वायर ना लगा होता, 10 स्क्वायर एक्स लगा है ना, तो नहीं होगा। अब लिमिट रख दो, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। सब बच्चे ध्यान से, पहले 10 स्क्वायर एक्स, एक्स की अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट क्या है? 10 की π/4, ठीक। फिर माइनस tan इनवर्स 10 स्क्वायर एक्स, एक्स की लोअर लिमिट क्या है? 0। इतना सभी को समझ में आ गया? बोलिए बेटा,
इतना सभी को समझ में आ गया? बोल दीजिए यस। ठीक, थोड़ा मैं इस जगह की कमी है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और मुझे लगता है बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह और ले लेते हैं। ठीक, सब बच्चे ध्यान से देखें। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स। ये बताइए 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/4 की वैल्यू 1। ठीक है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर 10 इनवर्स 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। फिर अब इसके बाद फिर से सॉल्व करो। अब बताइए, बताइए 10 इनवर्स में 1 आ रहा है, इस 1 को फिर से हम सॉल्व करेंगे तो 1 को दोबारा लिखेंगे 10 π/4, तो 10 से 10 कट जाएगा, π/4 बचेगा। इधर 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब π/4 इंटू 2 कितना हो गया? 4 2 जा 8, तो आई बराबर आ गया π/8। और देखिए बेटा क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना था? π/8। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर प्रूफ होता है। Hence, कोई दिक्कत बेटा किसी को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नाम की चीज दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी भी को भी बच्चे कोई दिक्कत? अगर आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन, आपको जो टॉप 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हमको एक चैप्टर वाइज दे दीजिए, कि पहले रियल नंबर के यानी कि पहले फर्स्ट चैप्टर के दे दीजिए, फिर सेकेंड चैप्टर के दे दीजिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस करा दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू x-2/x-3, देन शो दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक फलन है f(x) बराबर x-2/x-3 प्रूफ करना है, ये फंक्शन हमारा क्या है? एक की आच्छादक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं कंडीशन बता दूं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन किनको कहते हैं? बाइजेक्टिव क्या होता है बेटा? ऐसे फंक्शन जो हमारे 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, 1 1 को दूसरे नाम से कहते हैं इंजेक्टिव। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन अगर हमारा 1 1 है और ऑन टू है, तो प्रूफ हो जाएगा बेटा कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया, तो बाइजेक्टिव खुद ही प्रूफ हो गया। चलिए, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग 1 1 प्रूफ करेंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन को। फंक्शन क्या है बेटा? एफ एक्स बराबर x-2/x-3। तो पहले 1 1 प्रूफ करते हैं, यानी एक की। सी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि पहले हम लोग इसको 1 1 एक की प्रूफ करेंगे। तो बेटा 1 1 का 1 1 के लिए कंडीशन लगा दो। 1 1 की कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। 1 1 की कंडीशन ये होती है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ है x-2/x-3। वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स को वाई में चेंज कर दो, एक्स को बस वाई में चेंज कर देना है, y-2/y-3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x-2y प्लस 6। इसी तरह बेटा इधर भी चेंज कर दो, हम मल्टीप्लाई करेंगे x-y-2x-3y प्लस 6। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, x6 से 6, xy से xy, क्या बचेगा? -3x -2y, उधर -2x -3y। x को x की तरफ ले जाओ, तो माइनस का 2x इधर प्लस में चला जाएगा, और ये -2y उधर चला जाएगा +2y। अब सब बच्चे देख के बताएं क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स बचेगा, इधर माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू वाई, एक्स बराबर वाई। तो जब एक्स बराबर वाई आ जाता है, तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा 1 1 है। कह सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शन इज 1 1, यानी कि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया फंक्शन मेरा 1 1 है। अब 1 1 है, तो आप ऑन टू चेक कर लेते हैं, अगर ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, यानी एक की आच्छादक दोनों हो जाएगा। बेटा हम लोग इसको चेक करेंगे ऑन टू है कि नहीं। ठीक, तो सब बच्चे ध्यान दें, अब इसको मुझे चेक करना है ऑन टू, यानी आच्छादक। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी में कहेंगे क्या? आच्छादक। बेटा आच्छादक में के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी कंडीशन क्या होती है? बेटा ऑन टू की कंडीशन होती है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, पहले रखो फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x-2 -3 इक्वल टू वाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इधर से, तो x-2 की वैल्यू आ जाएगी x-y-3y। अब आपको ये ध्यान रखना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, जिनके साथ x है उनको एक तरफ कर लो। जैसे x y में भी x है ना, तो x y को इधर ले जाओगे, तो -2 उधर चला जाएगा प्लस में, एक्स वाई में से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 - y। इधर से बेटा 2 - 3y, इधर क्या आ गया? 2 - 3y। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल आई 2 - 3y अपॉन 1 - y।
अभी जो x की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, इसको हमको रख लेना है fx में। fx यानी कि जो क्वेश्चन दिया था हमें fx, बेटा इसमें रखना है, इसमें रख के हमको सॉल्व करना है, y लाना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी जगह की फिर से कमी है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं आपकी जगह यहाँ पर बनाने के लिए थोड़ा स्पेस है बेटा। चलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप करूंगा। तो अब fx की वैल्यू ले लो बेटा। तो fx बराबर कितना दिया था, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। जैसे मैंने क्या बताया, जो x की वैल्यू आएगी अब उसको यहाँ पर पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई, 2 माइनस थ्री बाई अपॉन वन माइनस वाई। बेटा x की जगह रख दो 2 माइनस थ्री बाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू, अपॉन में भी x यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस का थ्री, ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो कितना आएगा 2 माइनस थ्री वाई, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस टू प्लस टू वाई। इसी तरह यहाँ पर आएगा माइनस का टू प्लस का टू वाई। इसी तरह नीचे बेटा करेंगे 2 माइनस थ्री वाई माइनस का थ्री प्लस का थ्री वाई। तो ये दोनों एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा। ऊपर देखिए सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा बेटा, प्लस टू से माइनस टू कट जाएगा, माइनस का वाई बचेगा। नीचे देखेंगे तो क्या 3 से 3 कट जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल, वाई आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये भी हो गया कि फंक्शन मेरा ऑन टू भी है। तो देखिए यहाँ पर वन वन भी था, ऑन टू भी था। जब दोनों है तो कहेंगे फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर लिख देना कि सो फंक्शन इज एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। हिंदी में बोल सकते हैं कि फंक्शन मेरा एक की आच्छादक है। ठीक है बेटा, फंक्शन मेरा क्या है, एक की आच्छादक है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन स्पीक। बेटा अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है तभी आपके इस टॉप 5 में है। पहली बात तो ये है, यहाँ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आपके एग्जाम में 5 से 6 बार मैक्सिमम मैंने देखे हैं, जो 5 से 6 बार आए हुए हैं, और जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो रिसेंटली जो पेपर हुए बेटा उनमें जो आए हैं उनको मैंने जरूर ऐड किए हैं। तो सब बच्चे ध्यान दें कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं, कौन से लगाने, मैं आपको खुद ला के दे रहा हूँ विद सोल्यूशन। बस आपको काम क्या करना है, इन क्वेश्चन को देखकर अपने आप से एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सब बच्चे दे पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है आपके आगे कि अ मैन स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 एंड थ्रो अ डाई। ओके, ही रिपोर्ट दैट 6 appeared, then find the probability that there was actually 6। मतलब ये कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति है जो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। ठीक, इतना सत्यवादी 4 से में से 3 बार बोलता है तब भी बहुत बड़ा सत्यवादी है। यहाँ लोग 4 में से 1 बार सत्य बोलते हैं। चलिए बात की बात हो गई ये तो। और पासे को उछालता है, बताता है कि पासे पर 6 आया है। तो वास्तव में पासे में 6 आने की प्रायिकता ज्ञात। बेटा ये तुम्हारी बेज की प्रमेय यानी बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे केसेस। पहले हम लोग इसको केसेस बना लेते हैं, यानी E1 E2 E3 केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले E1 बना लेते हैं। तो बेटा ये बताएं सब बच्चे कि E1 E2 क्या होगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पासे को उछालेगा, एक पर्सन है किसी डाई को थ्रो करेगा और ये बताएगा कि उस पर 6 आया है। तो पहली बात तो ये है कि बेटा जो डाई है उस पर जरूरी है 6 आए, उस पर 6 के अलावा कोई और भी तो नंबर हो सकता है, 5 4 3 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो यानी E1 E2 तो ये होगा कि अगर वहां पे या तो 6 हुआ होगा या तो 6 के अलावा कोई अदर नंबर हुआ होगा। तो E1 में लिख देता हूं देयर वाज 6। ठीक, देयर वाज, ये डाई या तो एक्चुअली में 6 शो करेगी या तो कुछ और शो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाई शोज 6, या तो डाई ने 6 शो किया होगा, या हिंदी में कहेंगे बेटा कि पासे पर 6 प्रकट होता है। या तो पासे पर 6 होगा और या तो नहीं होगा। डाई नॉट शो 6, डाई नॉट शोज 6, यानी कि पासे पर 6 प्रकट नहीं होता। यही तो होगा तो ऑप्शन बेटा। ठीक, अब ए में क्या लिखोगे, ए में लिखोगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है इसमें कि व्यक्ति ने क्या बताया है वो हमको गिवन है। ठीक है, पर्सन ने हमें क्या बताया, पर्सन ने क्या रिपोर्ट किया, पर्सन ने रिपोर्ट किया कि 6 अपीयर्ड, उसने बताया बेटा 6 आया है। तो हम लोग ए में लिखेंगे कि ही रिपोर्ट
ही रिपोर्ट दैट 6 अपीयर्ड, उसने क्या बताया कि 6 अपीयर्ड यानी 6 आया है, यानी उसने व्यक्ति वह बतलाता है, वह बतलाता है, बहुत बतलाता है, क्या बतलाता है, वह बतलाता है 6 आया है। ठीक है बेटा, क्या बताया उसने कि 6 आया है। तो चलिए अब इन सब केसेस, जितने केसेस आपने बनाए सबकी आपको प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी। तो सबसे पहले बेटा P1 की निकालो। P1 क्या लिखा है आपने, डाई शोज 6। किसी पासे पर टोटल कितने आउटकम होते हैं बेटा, पासे जब उछालोगे तो उस पर टोटल 6 आउटकम आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, और हमको लेना है इस पर क्या आने की, 6 आने की, यानी एक नंबर आने की। तो एक नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, है ना। और P2 निकाल लो बेटा, P2 मतलब पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता, यानी 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर 1/6 बेटा 6 आने की है तो 6 ना आने की हो जाएगी 5/6, 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लगा लेंगे P/E1। A/E1 समझ लो, सब बच्चे ध्यान दें, A/E1 बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ए का मतलब पहले बताओ, ए का मतलब क्या है, ए में आपने क्या लिख रखा है, ए में बताया है कि वो पर्सन क्या बताता है, 6 अपीयर, 6 आया है। और E1 में क्या लिखा है, डाई शो 6, यानी कि व्यक्ति ने बताया है कि 6 आया है, और E1 में भी आपने लिखा है कि डाई शो कर रही है 6, यानी दोनों बातें सच हैं, यानी उसने सच बोला। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, यानी कि 3 बार सच बोलता है 4 में से, यानी 3/4। ठीक, अब आते हैं A/E2 पर। A/E2 में क्या लिखोगे भाई, A/E2 में पहले पढ़ लो मीनिंग क्या है इसकी। ए का मीनिंग है कि पासे, उसने बताया पासे पर 6 आया, ही रिपोर्ट दैट 6 अपीयर्ड। और E2 में आपने क्या लिखा है, डाई नॉट सो 6, यानी उस डाई पे 6 नहीं आया, उसने बताया कि 6 आया। इसका मतलब उसने क्या बोल दिया भाई, उसने झूठ बोल दिया, और झूठ बोल दिया यानी स्पीक नॉट ट्रूथ। अगर ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो नॉट ट्रूथ की क्या होगी बेटा, फिर यानी कि हमको सच नहीं बोला। तो झूठ बोलने की अगर पता है तो झूठ ना बोलने की, मतलब झूठ सच बोलने की पता है बेटा तो सच ना बोलने की माइनस कर लेंगे 1 में से, तो आ जाएगी 1/4। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है देयर वाज 6, यानी 6 आने की। तो 6 आने की प्रायिकता बेटा 6 आने की, यानी डाई शो 6, इसकी प्रायिकता निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यूज कर लेंगे पाइस थ्योरम। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। ठीक, जिंदगी में बेटा बस जगह की कमी है, बाकी सब है। थोड़ा सा बेटा मुझे इसको साइड में करना है। चलिए मैं थोड़ा सा डेटा को शॉर्ट कर देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक, तो चलिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, यूजिंग बायस थ्योरम। ठीक, बेच की प्रमेय यूज करेंगे। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, E1 की। तो फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, P1/A का। कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं P1, लिखते हो PA/E1, और नीचे से लिखते हैं सारी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी पूरा आ जाता है P1 इंटू PA/E1 फिर प्लस P2 इंटू PA/E2। ठीक, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/6, P/E1 की 3/4, ठीक, P1 की 1/6, P1 की 3/4, P2 की, P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 5/6। ठीक, इसकी क्या आई थी, 5/6, और P/E2 की 1/4। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखो कि ऊपर 6 और 4 ऊपर भी है, 6 और 4 नीचे, तो 6 4 6 4 मैंने एलसीएम लेके कट कर दिया। बचा क्या ऊपर, 1 इंटू 3 यानी 3, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 5 5, बेटा 3 प्लस 5/8, 5 प्लस 8, यानी कितना आ गया, 3/8, यानी इसका फाइनल आंसर है 3/। बोलो कोई दिक्कत सब बच्चों को, कोई दिक्कत समस्या नाम की कोई चीज नहीं, सबको समझ में आ गया बेटा। मैंने 6 4 6 4 6 4 कॉमन लेके कट कर दिया, बचा 1 3 जा 5 बन जा 5 प्लस 3 8, 3/8 हमारा आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई समस्या बेटा, चलिए लगता है अब चलना चाहिए आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेटा हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार फिर से। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन भाई ये है एओडी का, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको बेटा ये सब क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, तो जरूर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, कि एक बैलून है जिसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। बेटा ये दिया गया है dB/dt, चेंज इन वॉल्यूम दे दिया इतना, और फाइंड क्या करना है हमको, चेंज इन सरफेस एरिया करना है, जबकि रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर। एक गुब्बारा है जिसका आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसके पृष्ठ में यानी सरफेस एरिया में
चेंज क्या होगा ये हमें बताना है अगर इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है बेटा? dB अपॉन dt वॉल्यूम में चेंज दिया है। कितना दिया है? 900 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, क्या निकालना है? रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया में चेंज, यानी कि इसमें निकालना है पृष्ठ में परिवर्तन। तो सबसे पहले ये देखा जाता है जो दिया है उसका फॉर्मूला लगा लो। तो इस वॉल्यूम में चेंज दिया है तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर है ना, तो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन। क्या लिखोगे बेटा? गोले का आयतन, गोला, गोले का आयतन v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएशन करूँ t के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा? 3r²। और r का क्या होगा? dr/dt। r का क्या हो जाएगा? dr/dt, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 3 से 3 तो कट जाएगा सीधा सीधा। dB अपॉन dt रख दो यहाँ पर, ऊपर दिया गया 900 पाई रख दिया, बचा क्या? 4 पाई r²। r की वैल्यू बेटा 15, 15 का स्क्वायर में सीधा रख देता हूँ 225 टू dr/dt। अब देखो पाई से पाई भी कट गया, कट गया कि नहीं बेटा? अब बता 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 ये भी 900 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो बेटा dr/dt की वैल्यू क्या आ गई? बोलो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हमसे चेंज इन रेडियस पूछता, त्रिज्या में परिवर्तन, तो 1 आता आंसर, 1 सेंटीमीटर। पर हमसे पूछ लिया सरफेस एरिया में चेंज, तो बेटा आप सरफेस सरफेस एरिया ले लो बेटा। इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई? सब बच्चे बताइए। एस बराबर 4 पाई r²। इसका डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? 4 पाई का तो होगा नहीं, r² का हो जाएगा 2r, और r का हो जाएगा dr/dt, ठीक। वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई टू 2r। तो बेटा यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक, सब क्लियर। तो 4 पाई टू r, r की वैल्यू 15, dr/dt की वैल्यू 1 आई है, तो 15 3 चौक 12, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सरफेस एरिया में चेंज। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो सबसे पहले बेटा आपको चेंज इन वॉल्यूम निकाला, dv/dt दिया था, dr/dt आपने निकाल लिया इससे। फिर इसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 4 पाई r², उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dt निकाल लिया, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बोलिए। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए आज हम लोगों ने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने आज कवर किए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो तो जैसे मैंने बताया नहीं बेटा पार्ट 1 है, कि अभी हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक। इसके बाद हमारा पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग 7 की जगह 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी बेटा आपको मैंने जितने क्वेश्चंस कराए इनको बस आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और आपको जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के देता हूँ। जब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।